नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपके जूनियर सुपर टेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट जूनियर लेवल के हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके जूनियर सुपर टेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं उनके साथ में हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो है उन क्वेश्चन से जुड़े हुए उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जूनियर सुपर टेट के एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट 1। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डेली स्टडी मटेरियल, क्वेश्चनएयर और PDF लेना चाहते हैं आपकी आगामी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टेट 1 के साथ में। ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिनके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज़ की तरफ। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि शांति और विकास के रेस्पेक्ट में जो वर्ल्ड साइंस डे है वो कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। इनमें जो सबसे पहला है वो है 9 नवंबर, दूसरा है 10 नवंबर, तीसरा है 11 नवंबर और चौथा है 12 नवंबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10 नवंबर। अच्छा, यहाँ पे देखिए चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हर वर्ष जो है विश्व भर में, पूरे विश्व में यानी कि वर्ल्ड में यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो शांति व विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 10 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपका पूछा जा सकता है कि भारत में जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में थे। ठीक है, आपको बताना है कि राजा बिम्बिसार जो कि एक महान शासक के रूप में उभर कर आए थे उस समय, तो उनके दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे, एक वैद्य हुआ करते थे जिन्होंने पर्सनली भगवान बुद्ध की चिकित्सा की थी, ठीक है। तो वो कौन थे, उनका नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अजात शत्रु, दूसरा है सारीपुत, तीसरा है जीवक और चौथा है राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है जीवक, ठीक है। जीवक एक बहुत बड़े वैद्य थे और इन्होंने जब भगवान बुद्ध की जो जब भगवान बुद्ध का जो स्वास्थ्य था जो लगातार बिगड़ता चला जा रहा था, तो उस वक्त राजा बिम्बिसार ने अपना जो प्रसिद्ध वैद्य थे, उनके जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनको भगवान बुद्ध के पास भेजा था, ठीक है। और राजा बिम्बिसार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो राजा बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बताना होगा कि राजा बिम्बिसार कौन से वंश से रिलेटेड है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो ये थे राजा बिम्बिसार, ठीक है। वह बौद्ध इन्होंने ये एक बौद्ध धर्म के बहुत ही बड़े अनुयायी थे और इनके दरबार में ही प्रसिद्ध चिकित्सक रहा करते थे जिनका नाम था जीवक, ठीक है। और इन्होंने ही भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में इनकी सेवा करने के लिए जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, योग दर्शक के प्रवर्तक कौन थे। तो आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस। पहला है महर्षि जामिनी, दूसरा है स्वामी रामदेव, तीसरा है महर्षि पतंजलि और चौथा है महर्षि अरविंद, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस हैं। और योग आप सभी को पता है कि योगा डे के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। और योग के प्रवर्तक के बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो योग के प्रवर्तक हैं यहाँ पे जो उनका नाम है महर्षि पतंजलि, ठीक है।
पतंजलि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आजकल के रेस्पेक्ट में आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जो कि एक योग गुरु हैं, उन्होंने पतंजलि के नाम से ही अपना जो शिविर है वो खोला है, और उसके साथ साथ दवाओं का जो है वो काफ़ी बड़ा सा उनका एक सेंटर के रूप में उभर कर आए हैं योगा से रिलेटेड आयुर्वेदिक दवाइयों को सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको जाननी है एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में वो ये है कि योग दर्शक के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। इनका जन्म गोनारद यानी कि गोनिया में हुआ था, और माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आपसे देखिए जैसे कि शिष्य और गुरु के रूप में आपका ऑलरेडी सुपर टेट प्राइमरी में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे ये चीज़ बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उस रेस्पेक्ट से कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे, पाणिनि थे। पाणिनि कौन थे, पाणिनि थे व्याकरणाचार्य। ठीक है, और भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ भी मिलते हैं। तो यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए जो 3 ग्रंथ थे वो कौन से थे। तो सबसे पहला आता है आपका नंबर 1 पे योग सूत्र। ठीक है, और योग सूत्र के ही अंदर उन्होंने वेरियस काइंड ऑफ योगासना के बारे में मेंशन किया हुआ था, और इसके साथ साथ उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि जैसे आपके भुजंगासन के बारे में उन्होंने पोज बनाया, और उसके साथ में लिखा कि इस जो योग है इसका मतलब होता क्या है, ये जो योग है वो किस लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, किस लिए हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा जो उनका था ग्रंथ, उसमें उन्होंने महाभाष्य था दूसरे ग्रंथ का नाम उनका, और जो तीसरा उनका ग्रंथ था उनका नाम था आयुर्वेद पर ग्रंथ। ठीक है, तो 3 ग्रंथों की उन्होंने बेसिकली रचना की थी। सबसे पहला था योग सूत्र, दूसरा था महाभाष्य, और तीसरा था आयुर्वेद पर ग्रंथ। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जितने भी टाइप के जो युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, जैसे पानीपत का हुआ आपका, ठीक है, बेलग्राम का युद्ध हुआ, और भी जो टाइप्स के युद्ध हैं उन सभी युद्धों में युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था, कौन हारा था, कौन जीता था, और डेट्स क्या है। ठीक है, ये सभी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, और बेसिकली जब डेट पे बेस्ड आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखें, मोहम्मद गौरी जो थे किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे। तो इनमें 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है 1471, दूसरा है 1191, तीसरा है 1391, और ऑप्शन नंबर 4 है 1061। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1991 में मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध किया था, और 1991 में तराइन में पहली बार जो लड़ाई लड़ी थी वो मुस्लिम शासक रहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ में हुई थी, और इसमें मोहम्मद गौरी जो था वो पराजित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध, और किन के बीच में लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। कब लड़ा गया था, तो 1191 में, और इसके साथ ही तराइन का जो दूसरा युद्ध था जिसे 1 साल बाद यानी कि 1992 में दोबारा लड़ा गया। ठीक है, अच्छा, 1992 में जब मोहम्मद गौरी जो था उसने जब युद्ध किया था तब मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त करता है, और सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो जाती है जैसे ही मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लंगर की जो परंपरा थी वो किसने प्रारंभ की थी। तो लंगर की जो परंपरा थी उसको प्रारंभ करने वाले जो गुरु थे उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ 4 गुरु जो हैं उनमें ऑप्शंस में सबसे पहला है गुरु नानक जी, दूसरा है गुरु अंगद जी, तीसरा है गुरु रामदास जी, और चौथा है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो लंगर पंथ थी उसकी शुरुआत की गई थी श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 1। ठीक
ठीक है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो जान लीजिए कि सिख पंथ की जो स्थापना थी वो गुरु नानक जी ने ही की थी, ठीक है। और वो सिखों के सबसे पहले गुरु थे जिन्होंने सिख पंथ के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की थी और संगत के साथ साथ लंगर व्यवस्था की भी स्थापना की थी। दूसरे गुरु थे गुरु लहना, जिन्हें गुरु अंगद के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने लंगर व्यवस्था को जो थे वो स्थायी बनाया था, ठीक है। तो स्थायी बनाने को लेकर अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, गुरु अंगद। लेकिन स्टार्ट किसने की थी, तो स्टार्ट किया था गुरु नानक जी ने, ठीक है। चलिए, दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस आपको समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले से मिला था। ऑप्शन नंबर 1 है आगरा, ऑप्शन नंबर 2 है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 3 है झांसी और ऑप्शन नंबर 4 है अजमेर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है टॉमस रो के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टॉमस रो 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने से उनकी मुलाकात हुई थी उनके राज दरबार में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जहांगीर जो थे वो टॉमस रो से कब मिले थे, तो मिले थे 1915 में, ठीक है। कहाँ पे मिले थे, उनके अजमेर के किले में, ठीक है। और 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो थे वो राज दरबार में इनसे मिले थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे और उन्होंने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आपको बताना है कि वास्को डिगामा जो कि एक पुर्तगाली अन्वेषक थे, उन्होंने किस सन में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। सबसे पहला है 1598, और दूसरा है 1500, तीसरा है 1490 और ऑप्शन नंबर 4 है 1600। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है 1498, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक थे और वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम 20 मई, यानी कि 20 मई के करीब में 1498 में की थी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि जो क्वेश्चन है वो बेसिकली यहाँ से बनता है कि उन्होंने कब की थी खोज, ठीक है। तो कब की थी वो अभी आपने देखा 1498 में, और भारत में पहुँचने वाले, समुद्र के रास्ते भारत में पहुँचने वाले वो सबसे पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में स्टार्ट हुई थी, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1852, ऑप्शन नंबर 2 है 1872, ऑप्शन नंबर 3 है 1881 और ऑप्शन नंबर 4 है 1952। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो है 1872, यानी कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना की गई थी वो थी 1872 में। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये याद रखना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के कार्यकाल में सबसे पहली बार हुई थी। तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में और आपके रेलवेज के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड मियो के काल में हुई थी और इसकी जो शुरुआत थी वो 1872 में हुई थी। इसके साथ ही भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो 1881 में हुई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि 1881 में लॉर्ड रिपन थे जिनके कार्यकाल में नियमित जनगणना का जो कॉन्सेप्ट था वो निकल कर आया था। एक चीज़ और, 2011 की जनगणना थी जिसमें भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना के रूप में देखा गया था, ठीक है। तो 2011 था वो बेहद ही इम्पोर्टेंट कार्यकाल था जिसमें 15वीं जनगणना भारत की थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन नंबर 3 है
मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन नंबर 4 है सैयद अमीर अली खान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। तो क्या ये था आपका 1875। ठीक है। दूसरी चीज़ कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसे स्थापित किया गया था और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बन गया। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सबसे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी जो स्थापना थी सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसे बाद में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पर। सबसे पहला है 10 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930, तीसरा ऑप्शन है 4 अप्रैल 1930 और चौथा ऑप्शन है 4 फरवरी 1922। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 12 मार्च 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया था कि वह अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दांडी यात्रा जो थी या दांडी मार्च जो था वो अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में था। ठीक है। और आपने ये सुना भी होगा कि देखिए जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के नमक के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो इसका मतलब कि जिसका भी नमक खाते हैं उसका हमेशा वफादारी करनी चाहिए। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी ने इसको तोड़ा कि अगर हम दूसरों ब्रिटिशर्स के ऊपर अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो वो हमेशा हमारे ऊपर रूल करेंगे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि हम कि जो इंडियंस हैं वो पोलाइटली इन सभी चीज़ों को डिसोबे करते हैं। ठीक है। इसलिए उन्होंने बाद में चल कर के जो डिसोबे या बहिष्कार जो आंदोलन था इसे लेकर आया और इसके द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई हर चीज़ को उन्होंने हर चीज़ का बहिष्कार किया। ठीक है। और चीज़ें बहिष्कृत होने के बाद जब उन चीज़ों का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन जब बंद हो गया तो ये चीज़ों को लेकर के ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और गांधी जी को तब अरेस्ट किया था उन्होंने, क्योंकि यही जो थे उस टाइम सारे सत्याग्रह आंदोलन के लीडर के रूप में वो नज़र आ रहे थे और इसी कारण उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट किया ताकि जो आंदोलन है उनको और भी ज़्यादा हवा ना मिले। ठीक है। हालांकि आगे चल करके गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद उन्हें फिर बाद में रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है? ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको ऐसा बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिंधु घाटी के सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है रोपड़, ऑप्शन नंबर 3 है पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर 4 है लोथल। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है लोथल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि लोथल में प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन और घोड़े का अवशेष और धान की भूसी, ये वहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है। रोपड़ से जो चीज़ें प्राप्त हुई थी उनमें था तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, और कालीबंगा से जो मिला था वो थे जूते हुए खेत और अग्निकुंड और सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए थे, तथा पाटलिपुत्र से तृतीय बौद्ध सभा से जो आयोजित हुई थी उससे रिलेटेड जो साक्ष्य थे वो मिले और इसके अध्यक्ष के रूप में मोगली पुत्र तिस्त थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। ठीक है। तो यहाँ से इतने सारे कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना था। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपके भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है वुलर झील, ऑप्शन नंबर 2 है लोकटक झील। ठीक है। लोकटक है ये। ठीक है। लोकटक झील। ऑप्शन नंबर 3 है चिल्का झील और ऑप्शन नंबर 4 है रामसागर झील। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लोकटक झील। ठीक है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है, हालांकि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है।
तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि लोकटक झील आखिर स्थित कहाँ पे है, तो यह मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है, और ये जो झील है लोकटक झील, ये करीबन 53 किलोमीटर दूर है इम्फाल से। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडिया में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो वो है वूलर झील। ठीक है, वूलर कहाँ पर, इंडिया में। पूरे इंडिया की हम बात करें यहाँ पे, जब पूर्वोत्तर भारत की कही जाएगी तो लोकटक झील होगी। ठीक है, और अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहा जाए कि विश्व में पूरे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है टिटिकाका झील। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया वो आप सभी के लिए क्लियर हुए होंगे, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आप सभी ने समझे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम और ज़्यादा क्वेश्चन की जो सीरीज़ है आप सभी के लिए लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी कोरोना काल में, और अपनी जो पढ़ाई है, जो अपनी आपकी स्टडी चल रही है, उसको विराम बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यही जो मौका है आपको, अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर ली तो जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी रोके नहीं, कंटिन्यूटी के साथ में अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।